आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो जैसा कि जानते हैं कि आपको मैंने मैचिंग का एक ऑब्जेक्टिव वीडियो दे चुका हूं, ठीक है। अब मैं एक आपको करा देता हूं चारों सब्जेक्ट का डिफरेंस वाला यानी अंतर स्पष्ट वाला, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अंतर स्पष्ट करें 5 नंबर में, कभी 10 नंबर में, ठीक है ना। तो जानना ज़रूरी है। और अगर आप ये अंतर स्पष्ट करने वाले समझते हैं, पढ़ते हैं, तो यह आपको शॉर्ट नोट्स में भी, डिफरेंस में भी, और साथ में उसके बाद अगर डिफिनीशन पूछता है, परिभाषा, तो उसमें भी आपको मदद करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है MSN 1 का आज हम लेकर आए हैं, ठीक है। MSN 1 का डिफरेंस वाला है, अंतर वाला। इसके बाद चारों सब्जेक्ट का मैं करूँगा, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। देखिए मैंने आपको पढ़ाया हूँ DM में डायबिटीज़ मेलाइटिस के प्रकार में टाइप 1 टाइप 2 होता है, ठीक है। टाइप 1 जो होता है इसे बाल मधुमेह भी कहते हैं। टाइप 2 जो होता है यह आपके जनरलाइज होता है, जो कि एडल्ट में होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि टाइप 1 इधर दिया गया है, ठीक है ना, और टाइप 2 इधर दिया गया है, ठीक है। आप चाहें तो पहले टाइप 1 को भी लिख सकते हैं, फिर टाइप 2 को भी लिख सकते हैं एक एक, या चाहें तो आप एक साइड टाइप 1 टाइप 2 लिखें, जैसे आपको सुविधा हो लिख सकते हैं। देखिए यह एक ऑटोइम्यून रोग है। यह एक क्या है, ऑटोइम्यून रोग है। ऑटोइम्यून रोग होता है जो आपके बॉडी में आपके इम्यून सिस्टम गड़बड़ाने के कारण होता है, ठीक है। यह टाइप 2 है, समझ गए। देखिए यह एक मेटाबॉलिज्म अवस्था है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हमारे शरीर में उपापचय गड़बड़ाने के कारण फलस्वरूप होता है, ठीक है। तो यह एक ऑटोइम्यून रोग है, जबकि यह एक मेटाबॉलिक रोग है, ठीक है। इसमें पैंक्रियाज जो है इंसुलिन का उत्पादन बिल्कुल नहीं कर पाती है। अब देखिए टाइप 1 वाला जो होता है, या तो पैंक्रियाज खराब होने के कारण, या पैंक्रियाज का जो सेल होता है जहाँ से इंसुलिन स्रावन होता है उसमें गड़बड़ी होने के कारण, ठीक है, ये जो है इंसुलिन बिल्कुल इसमें उत्पादन नहीं हो पाता है। जबकि इसमें पैंक्रियाज इंसुलिन उत्पादन तो करता है लेकिन कम मात्रा में करता है, ठीक है, कम मात्रा में करता है। टाइप 1 मधुमेह की रोकथाम नहीं की जा सकती। टाइप 1 वाला जो होता है, चूँकि यह आपको किसी न किसी रोग का या किसी न किसी चीज़ का देन होता है, तो आप इसको रोकथाम नहीं कर सकते हैं। जबकि ये आपका तीसरा है, यह नॉर्मली वयस्कों में 30 40 50 साल की एज में होता है। तो यह व्यायाम करके, एक्टिविटी करके डेली, और संतुलित आहार लेके आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और यह संभव है, ठीक है। इसका उपचार सिर्फ इंसुलिन इंजेक्शन द्वारा किया जाता है। किसी भी प्रकार के व्यायाम आहार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। डायबिटीज मेलाइटिस जो है, अगर किसी को टाइप 1 है, अगर किसी को बच्चे से यह डायबिटीज़ है, तो फिर उसको देखिएगा हमेशा इंजेक्शन लेना पड़ता है। टाइप 1 के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा कंट्रोल, ठीक है। जबकि ये जो है इसका उपचार आप दवाई लेते हैं डेली, डायबिटीज़ का दवाई आता है, इंजेक्शन भी ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और साथ में आहार अच्छा, ठीक है, योगा, व्यायाम, दैनिक क्रिया में परिवर्तन करके आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो टाइप 2 को नियंत्रित करना आसान है, आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे है, इसे जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसे जो है बाल मधुमेह, जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, जबकि इसे एडल्ट डायबिटीज़ भी कहते हैं, क्योंकि यह अधिकांशतः वयस्क लोगों में होता है। तो नॉर्मली टाइप 2 जो होता है, या आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाने के कारण होता है, जिसके फलस्वरूप होता यह है कि डायबिटीज़ जो है आपके बॉडी में इंसुलिन का जो सिक्रेशन होता है। देखिए दोनों कंडीशन में इंसुलिन का ही गड़बड़ी है, ठीक है। दोनों स्थिति में होता यह है कि इंसुलिन का ही गड़बड़ी है, चाहे वो आपके टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, ठीक है। इसमें पैंक्रियाज जो है इंसुलिन का उत्पादन कर ही नहीं पाता है, जिसके फलस्वरूप जब हमारे बॉडी में इंसुलिन ही नहीं रहेगा तो डायबिटीज़, ग्लूकोज का मात्रा बढ़ेगा ही, ठीक है। और इसमें होता यह है कि इंसुलिन का तो निर्माण होता है, बट मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाने के कारण जो इंसुलिन है सही से वर्क नहीं कर पाता है, जिसके कारण होता यह है कि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। दोनों कंडीशन में इंसुलिन जो है गड़बड़ा ही रहता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे है
एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। आगे क्या है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी कहा जाए तो एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। ठीक है, तो इधर सक्रिय है, इधर आपका निष्क्रिय है। मैं आपको इम्यूनिटी के टाइप में भी पढ़ाया हूँ, तो आप लोग के एग्जाम में पूछता भी है। देखिए, एक्टिव, इस प्रकार की इम्यूनिटी के उत्पन्न होने में समय लगता है। एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है, इम्यूनिटी क्या है, जो आपके बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता हो, किसी संक्रमण से लड़ने में, ठीक है, मदद करता है। ठीक है ना, तो यह जो है इम्यूनिटी के उत्पन्न होने में समय लगता है। ठीक है ना, एक्टिव वाला। जबकि जो पैसिव होता है यह तुरंत बॉडी में आपके एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है ना, इसे उत्पादन में व्यक्ति का इम्यून सिस्टम सक्रिय रूप से भाग लेता है। एक्टिव इम्यूनिटी में अगर जनरेट करना हो तो इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम भाग लेता है, जबकि इसके उत्पादन में व्यक्ति का इम्यून तंत्र भाग नहीं लेता है। समझिएगा बात को। यह अधिक प्रभावी होता है, यह लंबी अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हम BCG टीका वगैरह लेते हैं, बच्चा में लेते हैं, लेकिन वो 10-20 साल तक आपको मदद करता है, सूक्ष्म जीवों से बचाता है, बीमारी से बचाता है, TB से। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं यह लंबी अवधि के लिए होता है, यह अधिक प्रभावी होता है। समझ गए, यह तुलनात्मक कम अवधि के लिए सुरक्षा देता है, यह कम प्रभावी होता है। बात को समझते चलिए। इसमें इम्यूनोलॉजिकल स्मृति, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी पाई जाती है, जबकि इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं पाई जाती है। बस समझ रहे हैं। आगे है छठा है, इस प्रकार की रोग प्रतिरोधकता इम्यूनोडिफिशियंटी व्यक्तियों में उत्पन्न नहीं होती है। अब चूंकि यह ज़्यादा समय तक होता है, लंबा समय खींचता है, ठीक है ना, तो इस हिसाब से यह जो है इम्यूनोडिफिशियंट व्यक्ति में उत्पन्न नहीं होता। मतलब जिस व्यक्ति के इम्यून कमज़ोर होता है उसमें यह उत्पन्न नहीं होता है। जबकि इस प्रकार के रोग प्रतिरोधकता इम्यूनोडिफिशियंट व्यक्ति में भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि यह बाहर से दिया हुआ व्यक्ति को इम्यून होता है। ठीक है ना, आगे है, इसमें ह्यूमोरल कोशिका सेलुलर दोनों प्रकार की इम्यूनिटी शामिल होती है। मतलब इसमें ह्यूमोरल और सेलुलर दोनों प्रकार की इम्यूनिटी होता है, जबकि इसमें केवल ह्यूमोरल प्रकार के इम्यूनिटी शामिल होती है। बड़ी आसान डिफिनेशन है। ठीक है ना, यह निम्न प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, जैसे किसी क्लिनिक या सब क्लिनिक संक्रमण के बाद उस विशिष्ट संक्रमण के विरुद्ध टीका लेना। मान गया किसी को कोई संक्रमण हुआ और उस संक्रमण, जैसे कोविड आया था, कोविड का लोग टीका लिया, तो वह क्या है, लंबे समय तक बचाएगा। तो यह प्रकार का जो है आपका ये हो गया। जबकि ये पैसिव निष्क्रिय वाला जो है गर्भवती माता से उसके गर्भस्थ शिशु में एंटीबॉडीज के स्थानांतरण द्वारा, माता से बच्चे में एंटीबॉडी जो मिलता है, तो ये आपका होता है। टीकाकरण के बाद, टीका आफ्टर वैक्सीनेशन, यह उत्पन्न होता है एक्टिव इम्यूनिटी। कोलोस्ट्रम दूध पिलाने से नवजात में जो एनर्जी, जो इम्यूनिटी जाता है, वह आपके थोड़ा देर के लिए ही होता है, थोड़ा समय के लिए ही, तो पैसिव होता है। एंटी टिटनस सीरम, ATS का इंजेक्शन लगाने के बाद टिटनस के विरुद्ध। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि टिटनस का आप टीका ले लिए तो लंबे समय तक आपको टिटनस से सुरक्षा देगा, नहीं। हम लोग देखते हैं कट फट जाता है तो तुरंत उसके लिए इंजेक्शन लेते हैं, तो वो जो है आपके कम समय के लिए आपको जो है वो टिटनस एक्टिव होता है और टिटनस के रोगाणुओं को मारता है कम समय के लिए। तो ATS के इंजेक्शन जो होता है कटने फटने के बाद ही लिया जाता है, क्योंकि यह थोड़ा देर के लिए, कुछ समय के लिए ही आपके बॉडी में एक्टिव होगा, टिटनस से बचाएगा। ठीक है ना, तो यह पैसिव हो जाता है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। आगे है, अब यहाँ पे एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, देखिए पेप्टिक अल्सर दो प्रकार के होता है, एक होता है ड्यूडेनम और एक होता है आपका गैस्ट्रिक अल्सर, दो प्रकार के। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता भी है कि पेप्टिक अल्सर क्या है, पेप्टिक अल्सर के प्रकार बताएं, इसके मैनेजमेंट बताएं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो चलिए देख लीजिए ड्यूडेनल और गैस्ट्रिक। देखिए ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर, इसमें खाली पेट रहने पर दर्द होता है। अगर किसी व्यक्ति को ड्यूडेनल अल्सर है तो वह खाली पेट रहेगा तो उसे दर्द होगा। गैस्ट्रिक अल्सर में होता यह है कि भरे हुए पेट में दर्द होता है। ठीक है, ध्यान से, बस माइनर डिफरेंस है, इसमें सारा मामला खाली पेट में होगा, इसमें सारा मामला भरे हुए पेट में होगा। ठीक है,
इसमें खाली पेट में दर्द होता है रहने पर, इसमें भरे हुए पेट में दर्द होता है। इसमें राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में टेंडरनेस मतलब तनाव पाया जाता है। इसमें एपिगैस्ट्रियम के मिडिल में टेंडरनेस पाई जाती है, ठीक है। इसमें उल्टी अनुपस्थित होता है, इसमें उल्टी होता है, ठीक है, ध्यान से। इसमें एसिड रिक्रिएशन अधिक होता है, खाली पेट रहने से ज़्यादा गैस भी बनता है, पता होना चाहिए। यहाँ एसिड रिएक्शन समान या कम होता है। इसमें वेट लॉस नहीं होता है, इसमें वेट लॉस होता है। इसके दर्द में एंटासिड प्रभावी होता है, इसके दर्द में एंटासिड अप्रभावी होता है। यहाँ पेन फूड रिलीफ पैटर्न पाया जाता है, अर्थात खाना खाने के बाद दर्द ठीक हो जाता है। यहाँ फूड पेन पैटर्न पाया जाता है, अर्थात खाना खाने के बाद दर्द होता है, समझ गए। उसके बाद है इसमें मल में रक्तस्राव उपस्थित होता है, यानी इसमें मल त्यागने पर रक्तस्राव आता है। जबकि इसमें हेमेटोमेसिस यानी खून की उल्टी के रूप मतलब उल्टी होने पर जो है खून पाया जाता है, समझ गए। आगे है देख लीजिए, इसमें नौसिया वोमिटिंग नहीं होता है, मतलब इसमें मितली या वोमिटिंग नहीं होता है। इसमें नौसिया और वोमिटिंग की उपस्थिति होती है। इसके पाए जाने की संभावना 20 से 50 वर्ष की उम्र के दौरान अधिक लंबी रहती है। इसमें पाए जाने की संभावना 50 वर्ष की उम्र के बाद अधिक रहती है। तो ये आपका ड्यूडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर है। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि दोनों में अंतर बताएं, तो अंतर आपको लिखना पड़ेगा। इस सारा मामला खाली पेट का है, इस सारा मामला भरे हुए का है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए खाली पेट में क्या क्या होगा, भरी पेट में क्या होगा, ठीक है। खाली पेट रहने पर दर्द होता है, खाना भरे हुए पेट में दर्द होता है। इसमें राइट हाइपोकॉन्ड्रियन में टेंडरनेस रहता है, इसमें एपिगैस्ट्रियम के मिडिल में टेंडरनेस रहता है। उल्टी अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें उल्टी होता है क्योंकि खाया हुआ है, तो सारा खाना निकलेगा। एसिड रिक्रिएशन होता है, मतलब अम्ल गैस बनता रहता है। इसमें एसिड रिक्रिएशन सामान्य से कम रहता है। वेट लॉस नहीं होता है, इसमें वेट लॉस होता है, ठीक है, होता है। इसमें दर्द पर एंटासिड प्रभावी होता है और इसमें दर्द पर एंटासिड अप्रभावी रहता है। इसमें फूड पेन रिलीफ यानी खाना खाने के बाद दर्द ठीक हो जाता है। इसमें फूड पेन पैटर्न पाया जाता है, यानी भोजन के बाद दर्द होने लगता है। इसमें मल में रक्तस्राव उपस्थित होता है, इसमें उल्टी में रक्तस्राव होता है। इसमें नौसिया वोमिटिंग नहीं होती है, इसमें नौसिया वोमिटिंग होती है। इसके पाए जाने की संभावना 25 से 50 यानी यंग लोगों में अधिक होता है, जबकि इसके पाए जाने की संभावना 50 वर्ष की उम्र के बाद अधिक रहता है। तो ये आपका ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर हो गया समापन, ठीक है। आगे चलता हूँ। आगे है हाइपोवोलेमिया और हाइपरवोलेमिया। मैं आपको बता दूँ कि वोलेमिया का मतलब होता है आयतन, ठीक है, और आयतन वोलेमिया जो होता है ये वोलेमिया जो होता है यह वॉल्यूम से बना है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन, और वोलेमिया ठीक उसी को आयतन को ही इंडिकेट करता है, समझ गए। अब देखिए होता ये है हाइपो किसी के आगे लगा रहा है, समझिएगा वह उसको कमी को बताएगा, और किसी के आगे अगर हाइपर लगा है तो समझिएगा यह अधिक को बताएगा, ठीक है। देखिए वाल्मिया दोनों का मतलब सेम है। इधर है हाइपो और इधर है हाइपर। हाइपो मतलब कम यानी कम आयतनिक, और इधर है ज़्यादा आयतनिक, ठीक है। चलिए देखिए हाइपोवोलेमिया और हाइपरवोलेमिया, इधर कम वाला का सिस्टम है और इधर ज़्यादा वाला का सिस्टम है, ठीक है। देखिए हाइपोवोलेमिया, शरीर में रक्त में आवश्यक द्रव की मात्रा काफ़ी कम होना हाइपोवोलेमिया कहलाता है। देखिए शरीर में रक्त के मतलब आपके शरीर में रक्त के रूप में तरल के रूप में रक्त भी है, ठीक है। बहुत सारे जो है फ्लूड भी है, तरल भी है। पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, ठीक है, जूस पीते हैं, बहुत सारे लिक्विड हम लोग लेते रहते हैं, तो वो भी तरल है। और साथ में जो है आपका बॉडी में ऊपर से ब्लड रहता ही है हमेशा, तो वो भी तरल है। यानी किसी भी तरह का तरल, ठीक है, जो द्रव के रूप में हो उसकी मात्रा कम होना हाइपोवोलेमिया कहलाता है, ओके। हाइपरवोलेमिया जो होता है यह शरीर में, ठीक है, जितने भी द्रव है सबकी मात्रा ज़रूरत से अगर ज़्यादा हो जाए, अधिक हो जाए, तो उस स्थिति को हाइपरवोलेमिया कहते हैं, ठीक है। जैसे पैर हाथ में सूजन तरल बढ़ने के कारण ही होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। आगे है तीव्र व कमज़ोर नाड़ी, शुष्क त्वचा, निर्जलीकरण इसके लक्षण हैं।
हाइपोवोलेमिया शरीर में तरल पदार्थ की कमी होने से जो नाड़ी दर है वह कम सकता है, ठीक है। शुष्क त्वचा पर जो नमी है कम जाएगा क्योंकि आपके बॉडी में तरल ही नहीं है। और निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन इसके लक्षण है, ठीक है। हाइपरवोलेमिया में होता यह है वजन बढ़ेगा क्योंकि तरल बॉडी में ज़्यादा है तो वजन ज़्यादा बढ़ेगा। बीपी भी बढ़ता है ज़्यादा तरल होने से। सांस लेने में भी कष्ट परेशानी होगा, ठीक है। और सूजन बॉडी में होता है तरल बढ़ने से, तो ये सब इसके प्रमुख लक्षण हैं, ठीक है। दोनों के कंडीशन में समस्या होता है। मुख मार्ग द्वारा तरल व पदार्थ की मात्रा को बढ़ाया जाता है। अगर हाइपोवोलेमिया है, तरल पदार्थों की बॉडी में कमी है, तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तरल देकर आईवी के द्वारा। आईवी मार्ग जो होता है इससे आप तरल देकर एनएस वगैरह, आरएल वगैरह जो आता है ये सब देकर, जूस वगैरह देकर तरल बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, ये वाला। लेकिन अगर हाइपरवोलेमिया के कंडीशन है, ज़्यादा शरीर में अगर तरल पदार्थ है, तो उस केस में आपको तरल पदार्थों की मात्रा सीमित की जाती है। नमक व सोडियम कम दिया जाता है क्योंकि नमक और सोडियम से तरल की मात्रा बढ़ जाती है। आवश्यकता अनुसार आईवी मार्ग द्वारा द्रव व इलेक्ट्रोलाइट दिए जाते हैं। जो भी फ्लूइड वगैरह हो, एनएस वगैरह, आरएल वगैरह, जो ज़रूरत हो वो जो है हम आईवी मार्ग से देते हैं। मूत्र उत्सर्जन को प्रोत्साहित करने वाली औषधियाँ डायूरेटिक दी जाती है। अब चूँकि इसमें तरल ज़्यादा है बॉडी में, तो हम इसको कम करने के लिए डायूरेटिक दवाइयाँ जो मूत्र को मात्रा को बढ़ा दे, वैसे दवाइयाँ देकर हम मूत्र उत्सर्जन करवाएंगे तो बॉडी से तरल की मात्रा कमेगी, ठीक है। तो ये आपका हाइपरवोलेमिया, इधर हाइपोवोलेमिया हो गया समापन, ठीक है। आगे है अपना यहाँ पे, इधर है डिस्पेप्सिया और इधर है डिस्फेजिया। डिस्पेप्सिया का मतलब होता है, मैं आपको बता, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि इधर है आपका डिस्पेप्सिया अपच और इधर है डिस्फेजिया। अपच इंडाइजेशन को भी कहते हैं और डिस्फेजिया निगलने में कष्ट होना। होता क्या है देख लीजिए, अपच है, निगलने में कष्ट है, ओके। देखिए, यह एक रासायनिक पाचन संबंधी गड़बड़ी है। इनडाइजेशन मेटाबॉलिक गड़बड़ी के कारण होता है, ठीक है, नहीं पच पाता है भोजन। यह पेशी व तंत्रिका संबंधी विकार है। अगर आपको भोजन निगलने में दिक्कत है तो कहीं ना कहीं जो कंठ का जो या भोजन नली का जो मसल्स है उसका गड़बड़ी है, मांसपेशी का गड़बड़ी होगा, या फिर नर्व जो होता है जो भोजन को आगे की तरफ खींचता है, ले जाता है नर्व के सहायता से, तंत्रिका के सहायता से, तो उसमें गड़बड़ी होगा तो ये दिक्कत होगा। तो बेसिकली यह पेशी और तंत्रिका की गड़बड़ी है, जबकि यह पाचन से संबंधित गड़बड़ी है। इसमें पेप्सिन नामक गैस्ट्रिक जूस की एंजाइम की कमी पाई जाती है। अब भोजन में अपच कब होता है? जब आपके गैस्ट्रिक जूस, ठीक है ना, गैस्ट्रिक जूस पेप्सिन का कमी होता है तो पाचन में गड़बड़ी होता है। इसमें भोजन को निगलने में कठिनाई होती है, ठीक है। इसमें आमाशयिक प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाता है, जो प्रोटीन होता है उसमें पाचन नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये अपच हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेसिकली दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें है एब्डोमिनल पैरासिंटोसिस और इधर है आपका थोरासेंटेसिस या थोरेसेंटेसिस, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, देखिए, एब्डोमिनल पैरासिंटोसिस होता है जो पेट के भीती जो एब्डोमिनल वाल्व होता है, पेट के एरिया है, उस एरिया में एक एसेप्टिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार से सर्जरी के लिए हम लोग एसेप्टिक तकनीक इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक इसी प्रकार से एब्डोमिनल पैरासिंटेसिस हो या थोरासेंटेसिस हो, दोनों में हम लोग इंजेक्शन का एक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। यह प्लूरल इफ्यूजन होने पर या पस भरने पर किया जाता है छाती थोरेटिक कैविटी से निकालने के लिए, ठीक है। जबकि यह पेट में या पेरिटोनियल कैविटी में द्रव भरने के कारण पेट में पानी हो जाता है या पेरिटोनियल कैविटी जो है उसमें द्रव भर जाता है, तो जो है यह पैरासिंटोसिस किया जाता है पेट वाले एरिया से द्रव को निकालने के लिए। यह किया जाता है फेफड़ा में पानी भर जाए, फेफड़ा के कैविटी में पानी भर जाए, पस भर जाए, तो वहाँ से थोरासेंटेसिस किया जाता है, क्योंकि यह थोरेटिक कैविटी के जो वाल्व होता है छाती का, उसमें पार करते हुए इंजेक्शन अंदर डाला जाता है, ठीक है। इसमें एब्डोमिनल वाल्व को पार करते हुए अंदर डाला जाता है इंजेक्शन को और फिर खींचा जाता है पानी को
तो ये होता है। ठीक है, इस विधि का उपयोग एसाइटिस में उपचारात्मक रूप में भी किया जाता है। एसाइटिस का मतलब ही होता है कि पेट में पानी भरना, तो पेट से पानी निकालना हो जांच के लिए या निदान के लिए निकालना हो पानी, तो उसके लिए एब्डोमिनल पैरासिनटोसिस करते हैं। इसका उपयोग नैदानिक व उपचारात्मक दोनों प्रकार से होता है। ज़्यादा अगर तरल भर गया है, प्लूरल इफ्यूजन हो गया है, तो ज़्यादा पानी निकालने के लिए भी, साथ में जांच करने के लिए भी उस पानी को निकाला जाता है। तो इसलिए नैदानिक और उपचारात्मक दोनों दृष्टि से की जाती है। ठीक है, आगे है इंट्रा एब्डोमिनल दबाव को कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मानिए पेट में पानी ज़्यादा है तो दबाव होगा ही, तो उसको कम करने के लिए भी ये किया जाता है। इसका उपयोग प्लूरल कैविटी में द्रव पस वायु भर जाने पर फेफड़ा व अन्य रोगों के निदान हेतु इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थोरासेंटेसिस मतलब थोरेटिक कैविटी में इंजेक्शन को लगाना, और एब्डोमिनल पैरासिनटेसिस मतलब एब्डोमिनल कैविटी के एरिए में इंजेक्शन लगा के काम करना, ये होता है एब्डोमिनल पैरासिनटोसिस। ठीक है, आगे बढ़े चलिए। यहाँ पे आता है, देख लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मसूड़े की सूजन और कर्णमूल फूलने का रोग। ठीक है, देखिए जिंजीवाइटिस है और पेरिटोनाइटिस है। देखिए जिंजीवाइटिस होता है मसूड़े के सूजन अथवा प्रदाह को जिंजीवाइटिस कहा जाता है। यह जो होता है मुखीय यानी मुंह की गंदगी, धूम्रपान, कुपोषण व क्रोनिक रोग के कारण जिंजीवाइटिस होता है। तो मसूड़ों का सूजन जिंजीवाइटिस उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनके मुंह में गंदगी रहती है, अस्वच्छता रहता है, धूम्रपान करते हैं, कुपोषण रहता है या लंबे बीमारी से पीड़ित है, तो उनको ये जिंजीवाइटिस होता है। पेरिटोनाइटिस कर्णमूल फूलने वाला जो रोग होता है, पेरिटोनाइटिस पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड की सूजन को कहते हैं। इसमें मम्प्स भी कहते हैं, इससे जो है मम्प्स भी कहते हैं, यह मम्प्स वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो ये जिंजीवाइटिस और पेरिटोनाइटिस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है हॉजकिंस और बर्गर डिजीज। हॉजकिंस क्या होता है? हॉजकिंस डिजीज एक प्रकार का लिम्फोमा, एक प्रकार का कैंसर है। ठीक है, लिम्फोमा लिम्फ सिस्टम का कैंसर होता है। हॉजकिंस रोग का पहला लक्षण आकार में बढ़े हुए लिम्फ नोड होता है। तो बेसिकली ये जो हॉजकिंस रोग होता है यह एक प्रकार का कैंसर है, क्योंकि यह एक प्रकार का लिम्फोमा होता है और लिम्फोमा लिम्फ सिस्टम का कैंसर होता है। इसीलिए हॉजकिंस रोग का पहला लक्षण भी बढ़े हुए लिम्फ नोड्स होता है। समझ गए? बर्गर रोग होता है, इसे थ्रोम्बोजाइटिस ऑब्टिरेंस भी कहते हैं। यह हाथ व पैरों की धमनियों एवं शिराओं का रोग है। इसमें पर्दा हो जाता है जिसके कारण इसमें ब्लॉकेज हो जाते हैं और इस रोग का कारण अभी अज्ञात है। यानी बर्गर डिजीज का कारण अभी पता नहीं है कि यह क्यों होता है, लेकिन इसमें वेन आर्टरी में सूजन हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है और इसे हम लोग थ्रोम्बोजाइटिस ऑब्टिरेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया हॉजकिंस और बर्गर डिजीज। ओके, आखिर में यहाँ पे एक क्वेश्चन और है अपना बचा है, ये देख लीजिए। यहाँ पे दो है, देख लीजिए। एक है यहाँ पे डायबिटिक कॉमा। ठीक है ना, डायबिटिक कॉमा कहने का मतलब है इधर है, इधर डायबिटिक कॉमा है, इधर इंसुलिन कॉमा है। ठीक है, देखिए डायबिटीज कॉमा और इंसुलिन कॉमा का क्या मतलब है। डायबिटिक कॉमा ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने से जो कॉमा की स्थिति उत्पन्न होती है उसे डायबिटिक कॉमा कहते हैं। नहीं कहता है डायबिटीज हो गया। डायबिटीज मतलब क्या होता है कि डायबिटीज मतलब क्या होता है, ब्लड शुगर बढ़ने को डायबिटीज कहते हैं। ठीक है ना, तो ठीक उसी प्रकार से अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के कारण अगर कॉमा बेहोशी की स्थिति हो तो उसे डायबिटिक कॉमा कहेंगे। ठीक है, इंसुलिन कॉमा क्या होता है, तो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल स्तर से नीचे चले जाने से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे इंसुलिन कॉमा कहते हैं। इंसुलिन के कारण आने वाले कॉमा को इंसुलिन कॉमा कहते हैं। अब मान गए आपके बॉडी में इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में समान स्तर में होना चाहिए उससे भी कम जाएगा, और जब ब्लड ग्लूकोज आपके बॉडी में समान से कम जाएगा तो आप अपने आप को वीकनेस, कमजोरी महसूस करने लगेंगे और कोमा की स्थिति आ जाएगी। तो इंसुलिन ज़्यादा बढ़ना भी बॉडी में घातक होता है। ठीक है ना, क्योंकि वह आपके ग्लूकोज को ही नष्ट करने लगेगा, ज़्यादा कंट्रोल कर देगा। तो इसलिए ये इंसुलिन के कमी के कारण, इंसुलिन के ज़्यादा हावी होने के कारण ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल स्तर से नीचे चला जाएगा और उस स्थिति में जो कॉमा लगेगा वह इंसुलिन कॉमा होगा। ठीक है,
इसमें मुंह सूख जाता है। अब जब जिसका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ता है तो आप लोग देखिएगा कि उसका मुंह जो है ड्राइनेस हो जाएगा, बेचैनी होने लगता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसमें ड्राई हो जाता है, त्वचा ड्राई, मुंह भी ड्राई हो जाता है। इसमें पैर की उंगली, मुंह, हाथ की उंगली में नंबनेस हो जाता है, ठीक है, सूनपन। इसमें त्वचा ठंडा और कालमी हो जाता है, समझ गए, इंसुलिन लेवल कमने से, समझ गए। आगे है, देखिए आगे देखिए, इसमें सीरम ग्लूकोज लेवल 300 mg/dl से अधिक हो जाती है। डायबिटीज कोमा अगर किसी को होता है तो जो ग्लूकोज लेवल है 300 mg/dl से भी अधिक हो जाएगा। इसमें सीरम ग्लूकोज लेवल 50-55 mg/dl से भी कम हो जाता है तो ये कोमा हो जाता है, ठीक है। इसके लक्षण निर्जलीकरण। अब डायबिटीज कोमा का ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ता है तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, पेट में दर्द होता है, उल्टी हो सकता है, ग्लाइकोसूरिया हो सकता है, त्वचा शुष्क हो सकता है, रक्तचाप कम हो सकता है और नाड़ी दर तेज हो सकती है। तो ये समस्या लेकर आता है डायबिटीज कोमा भी। जबकि इंसुलिन कोमा क्या करता है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इंसुलिन जो कोमा होता है, इंसुलिन कोमा जो है इसमें भूख लगना, ठीक है, धड़कन तेज होना, सिर दर्द, चिंता, ऐंठन, उच्च रक्तचाप, तेज नाड़ी दर, सफ़ेद व गीली त्वचा और मूर्छा आदि, यानी इसका ठीक उल्टा ये होता है, समझ गए, ध्यान रखिएगा। मूत्र में शर्करा व कीटोन बॉडीज पाए जाते हैं क्योंकि ग्लूकोज इसमें ज़्यादा रहता है, इसमें कम रहता है, तो मूत्र में शर्करा व कीटोन बॉडीज नहीं रहते हैं, समझ गए। आगे देखिए, CO2 जुड़ने की क्षमता कम होती है, इसमें CO2 जुड़ने की क्षमता समान रहती है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका डायबिटिक कोमा, इधर हो गया इंसुलिन कोमा, दोनों अंतर समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप अपना गया छोटा छोटा दो है, इधर कहता है गैस्ट्राइटिस है, इधर कोलाइटिस है। गैस्ट्राइटिस आपके अमाशय का जो अंदरूनी लेयर होता है म्यूकोसा उसका समस्या है, कोलाइटिस आपके बड़ी आंतों की समस्या है, ठीक है। देखिए गैस्ट्राइटिस जो होता है इधर है, यह अमाशय के सूजन का एक रोग है। गैस्ट्राइटिस जो होता है यह अमाशय के म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन होता है, जबकि कोलाइटिस यह बड़ी आंतों का इन्फ्लामेशन होता है। जी मचलना, पेट फूलना, उल्टी होना इसके मुख्य लक्षण। चूँकि पेट में समस्या है तो पेट से जी मचलना, पेट फूलना, उल्टी होना ये तो होगा ही होगा। उदर में ऐंठन यानी पेट में ऐंठन होता है, कोलाइटिस होने पर दर्द भी होगा और डायरिया इसके मुख्य लक्षण है, ठीक है। उसके बाद है स्टेफाइलोकोकस जीवाणु, धूम्रपान, शराब का अधिक सेवन, एनसाइड का अधिक उपयोग इसका मुख्य कारण है। गैस्ट्राइटिस का मुख्य कारण है स्टेफाइलोकोकस जीवाणु, धूम्रपान, शराब का सेवन, एनसाइड का अधिक उपयोग, एनसाइड दवाई होता है, ठीक है। जबकि आंत का जो समस्या है बड़ी आंत का, वह सिंगेला के कारण, साल्मोनेला जीवाणु के कारण ये चीज़ें ज़्यादा होता है कोलाइटिस, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़िए, आगे है हेमेटमेसिस और हेमोप्टेसिस। हेमेटमेसिस जो होता है यह रक्त की उल्टी होती है और यह बलगम में रक्त आने को हेमोप्टाइसिस कहते हैं। बीच में पी लगा रहेगा, समझ जाइएगा कि यह बलगम में रक्त को कह रहा है, और यहाँ पे पी नहीं रहेगा, हेमेटमेसिस रहेगा, समझ जाइएगा कि यह उल्टी में रक्त या रक्त की उल्टी को कह रहा है, ठीक है। आगे देखिए, रक्त की उल्टी हेमेटमेसिस और हेमोप्टोसिस जो होता है यह बलगम में रक्त को, ठीक है। इसमें उल्टी में रक्त पाया जाता है, उल्टी होता है उसमें रक्त होगा, रक्त विसिकन, निसिकन, खांसने पर बलगम में रक्त आता है इसमें, ठीक है, पी वाला में। रक्त गहरा व भोजन मिश्रित होता है, वह उल्टी के साथ बाहर आता है। चूँकि उल्टी में रक्त आएगा तो इसमें तो भोजन भी होगा और मिश्रित होगा। इसमें रक्त चमकीला व लाल होता है जो खांसी के साथ बाहर आता है, ठीक है। एक बार में पूरी उल्टी ऊपर आ जाता है या कई बार में इसकी अधिक मात्रा निकलती है। रक्त के उल्टी जो होगा या तो उल्टी एक बार में ही पूरा ऊपर आ जाएगा या धीरे धीरे करके होगा। कई दिनों तक थूक व बलगम में रक्त आते रहता है, समझ गए। अब इसमें थूक में बलगम में अगर रक्त आता है तो ये नहीं है, आपको कई दिन भी ये आ सकता है। अपच, पेप्टिक अल्सर अथवा अमाशय के अन्य रोग इसका कारण हो सकता है। अगर रक्त की उल्टी हो रहा है तो आंत का रोग हो सकता है, अपच हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेट का कोई दिक्कत हो सकता है, ये रक्त की उल्टी।
लेकिन अगर आपके बलगम में, थूक में, अगर खांसने पर अगर आपको ब्लड आ रहा है तो टीबी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। यह मुख्य कारण हो सकते हैं। काफ़ी खतरनाक होता है बलगम में, थूक में अगर रक्त आता है तो। अगर उल्टी के साथ, अगर पानी वाला उल्टी के साथ अगर रक्त आता है तो भारी समस्या नहीं है। हो सकता है थोड़ा मोड़ा गैस उस, अपच या पेप्टिक अल्सर के कारण हो सके वो चीज़ें, लेकिन अगर थूक में, बलगम में अगर रक्त आता है तो समस्या है क्षय रोग, टीबी, कैंसर, ब्रोंकाइटिस आदि। ठीक है, ये हो सकता है। तो इस प्रकार से अपना यहाँ पे आज समाप्त होता है, समाप्त हो गया। यहाँ पे डिफरेंस जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने यहाँ पे करा दिया। अब आपका काम है इसे अच्छे से पढ़ना, करना। आज यहाँ पे अपना MSN 1 हो गया समाप्त। ठीक है, अब हम लोग फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट का देखेंगे डिफरेंस को। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।